जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस बुक डिस्कशन में मेरे मित्र हीट के तीसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने हीट का दूसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग थर्मोडायनामिक्स, न्यूटन्स कूलिंग लॉ और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की चर्चा कर रहे होंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसको आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और सभी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने आपसे पूछा जा रहा है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सफेद, नीला, काला, भूरा, क्या कहोगे आप सभी? आप सभी कहोगे कि गुरुजी ये जो हम सौर कुकर की बात कर रहे हैं इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलर कुकर कहते हैं। और ये क्या है? तो सर ये वैसा कुकर है जो सन एनर्जी से चलती है, या हम कहते हैं सौर ऊर्जा से चलती है। मतलब आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि सर वैसा कुकर जो कि सौर ऊर्जा से चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे गुरुजी सोलर कुकर कहते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि सन से जो हीट निकलती है वो रेडिएशन के रूप में हम लोगों तक पहुंच पाती है, यानी कि विकिरण के रूप में हम लोगों तक पहुंच पाती है। तो इस सोलर कुकर का हम लोग इस्तेमाल कहां पे करेंगे? आप कहेंगे सर हम लोग जहां पे हैं वहां पे करेंगे। मेरे मित्र, चूंकि ये जो सोलर कुकर है ये सन के रेडिएशन पे काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा सोलर कुकर यहां पे है तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि सोलर कुकर क्या होता है? एक बॉक्स जैसी संरचना होती है, जिसका इंटरनल पार्ट क्या होता है? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसका इंटरनल पार्ट जो होता है वो काला होता है, यानी कि ब्लैक होता है। और साथ ही साथ इसमें जो कुछ प्लेट होते हैं सर वो भी क्या होता है? सर पूरी तरीके से ब्लैक होता है। और मेरे मित्र, इस बॉक्स में क्या होता है? तो सर एक ढक्कन भी होता है। क्या होता है? ढक्कन भी होता है। और यहां पे एक ग्लास लगा हुआ रहता है। मेरे मित्र, इस ग्लास की खासियत क्या होती है? तो सर ये सोलर रेडिएशन को अंदर आने तो देता है, लेकिन रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देता है। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जो आपका ब्लैक कलर है वो क्या करता है? आप कहते हैं सर व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है। तो चूंकि सोलर कुकर का उपयोग हम लोग खाना पकाने के लिए करेंगे और खाना पकाने में हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होगी? उष्मा की जरूरत होगी। तो जाहिर सी बात है मेरे मित्र, जिस प्रक्रिया के थ्रू भी उष्मा हमें ज्यादा मिलेगा वो सब काम करेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई, इसीलिए जो सोलर कुकर का अंतर वाला भाग होता है उसको किस रंग से रंगा जाता है? सर काला रंग से रंगा जाता है। क्या है? तो सर सौर ऊर्जा पर काम करने वाला एक प्रकार का डिवाइस है, या आप कह सकते हो एक प्रकार का कुकर है। और साथ ही मेरे मित्र, आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप सभी कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इस सोलर कुकर को आप खुद से भी बना सकते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइट के एक बेसिक प्रिंसिपल का क्या किया जाता है? सर उपयोग किया जाता है। क्या आप सबों को मालूम है कि जब प्रकाश किसी सर अनंतीय स्रोत से आ रही होती है तो वो समांतर किरण पुंज के रूप में आती है? आप कहेंगे बिल्कुल। और मेरे मित्र, आप सभी ने तो ये भी पढ़ा है कि जो अभिसारी दर्पण होता है, जो आपका अभिसारी दर्पण होता है वो क्या करता है? तो मेरे मित्र, उस अभिसारी दर्पण जो कि हम लोग अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो सर इसमें मुख अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आती है इस अभिसारी दर्पण के द्वारा इसको क्या किया जाता है? सर एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। और मेरे मित्र, ये जो बिंदु होता है, अगर सनलाइट इस दर्पण पे पड़ रही है तो आप कहेंगे सर इस बिंदु पे जो तापमान होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो कई बार आपसे ये सवाल भी पूछा जाता है कि सौर कुकर में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप सभी कह सकते हैं सर अवतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्ररूपी तापमान समय आरेख डैश होगा। पहला सवाल तो ये कि गुरुजी यहां पे ये न्यूटन के ठंडक नियम का क्या मतलब हुआ? मेरे मित्र, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलिंग लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं। न्यूटन साहब ने इसमें सिंपली बताया है कि कोई पदार्थ अगर गर्म है तो सर वो जो ठंडा होगा ये चीज किस पे निर्भर करेगी? तो सर वातावरण के तापांतर पर निर्भर करेगी।
मतलब न्यूटन ने इसी चीज को क्या करा, तो सर एक स्टेटमेंट के रूप में पिरो दिया कि किसी भी गर्म पिंड के ठंडा होने का या किसी भी गर्म पिंड से जो ऊष्मा क्षय की विकिरण दर होती है, किसी गर्म पिंड से ऊष्मा क्षय की जो विकिरण दर होती है वो वातावरण के ताप का, जो वातावरण का तापांतर होता है सर, उसके समानुपाती होती है। तो जाहिर सी बात है मेरे मित्र, अगर कोई पिंड बहुत ज्यादा गर्म है तो आप सभी कहेंगे वो ठंडा होगा तो समय के अनुरूप होगा। और आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर इसके लिए ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाएगा तो जो ग्राफ होगा हमारा वो क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर अगर ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये क्या है सर, टाइम एक्सिस, और ये हमारा टेम्परेचर एक्सिस है, तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। और सेम चीज आपको कहां दिख रहा है, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा, न्यूटन के ठंडक नियम के अनुसार ही अगर कोई आपका 90 डिग्री सेल्सियस वाला गर्मी वाला ऑब्जेक्ट है और उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना है तो सर इसमें जो टाइम लगेगा वो सर 40 डिग्री सेल्सियस अगर पे कोई अगर आपका वस्तु है या जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री है सर, उसको 30 डिग्री तक लाने में जितना टाइम लगेगा सर उससे कम टाइम सर 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक लाने में वस्तु को लगेगा। यानी कि सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि जो सर गर्म पिंड के द्वारा उष्मा विकिरण की क्षय होगी वो वातावरण के तापांतर के समानुपाती होगी। ध्यान में रखिएगा, इसी चीज को मेरे मित्र आप कुछ इस तरीके से भी पिरो सकते हैं। मेनली आपको कहां पे फोकस करना है, तो सर इसके स्टेटमेंट पे फोकस करना है, आप ऑटोमेटिकली इस चीज को सीख जाएंगे। ध्यान देंगे कि न्यूटन का शीतलन नियम कहा जा रहा है, तो मेरे मित्र ये शीतलन किससे रिलेटेड है, आप सभी कहेंगे सर शीतलन का मतलब हुआ ठंडा करने से, तो कोई गर्म पिंड क्या होगा हमारा ठंडा होगा। अब कोई गर्म पिंड ठंडा कैसे होगा, इस चीज की व्याख्या कौन करता है, सर न्यूटन का शीतलन नियम करता है। क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा उष्मा क्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर का समानुपाती होता है। अर्थात वस्तु की उष्मा हानि की दर जो है वो क्या होती है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तापांतर के। मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु हमारा सर 90 डिग्री सेल्सियस से अगर किसी को हम 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं तो सर 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में जो लगा समय होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगे समय से कम होगा। मेरे मित्र यही चीज आपका क्या कहा जा रहा है, तो सर यहां पे भी कहा जा रहा है। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी टेम्परेचर और टाइम जब जैसे जैसे हम लोग कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये धीरे धीरे घटते चला जाएगा और इस तरह का स्लोप बनेगा। और सही आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा न्यूटन शीतलन नियम के इस नोट को भी कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली उष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो मेरे मित्र अगर कभी आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार जो वस्तु हमारा ठंडा होगा या बस गर्म वस्तु की जो उष्मा क्षय होगी वो अन्य किस चीज पर निर्भर करेगी, तो आप सभी कहेंगे सर वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर और साथ ही साथ सर पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जूल का तापन नियम होता है H = I² RT। मतलब क्या हुआ कि सर जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अगर किसी चालक तार से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है T समय के लिए और इस चालक की प्रतिरोधकता R है, तो इस चालक तार से प्रवाहित धारा के चलते जो उष्मा होगा वो क्या होगा सर I² RT होगा। और मेरे मित्र इसी से हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी विद्युत धारा के द्वारा उष्मा उत्पन्न की जा सकती है। और विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, चिलजी यूज करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें तो आप जब तक उसको करंट नहीं देंगे तब तक उसका जो सर प्लेट है, मतलब जो उसका मतलब कूलिंग कंपोनेंट है या आप ये कह सकते हो हीटिंग एलिमेंट है, वो सर गर्म नहीं होगा। और अगर आयरन का हीटिंग एलिमेंट गर्म हो रहा है तो किस नियम के चलते, तो आप कहेंगे सर जूल के उष्मीय नियम के चलते। अब मेरे मित्र ठीक यही लॉ आपका कहां पे काम करेगा, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक ओवन में भी काम करेगा। यही चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर में भी अप्लाई करते हैं। तो मेरे मित्र वैसा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसके थ्रू सर विद्युत धारा देने से, जिसमें विद्युत धारा देने से उससे उष्मा उत्पन्न हो रही है और उस उष्मा का उपयोग हम लोग अपने किसी भी कार्य के लिए कर रहे हैं, तो हम सभी कहेंगे सर वे सब के सब यंत्र जो हैं वो जूल के उष्मीय नियम पर आधारित है।
आप सभी अगर ऑप्शन में आएंगे तो मेरे मित्र इलेक्ट्रिक केतली क्या करोगे, आप कहेंगे पानी गर्म करने के लिए यूज करेंगे। विद्युत से उष्मा का उपयोग करेंगे और वही उष्मा पानी को गर्म करेगा, तो आप कहेंगे सर ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव यानी कि जूल के नियम पर कार्य करेगा या जूल के तापन नियम पर कार्य करेगा। विद्युत प्लग एवं स्विच, आप कहेंगे सर विद्युत प्लग एवं स्विच, सर इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि एक तरफ स्विच जो है वो सर्किट को क्या करेगा, तो आप कहेंगे सर पूरा करेगा। मेरे मित्र आप जब किसी भी विद्युत परिपथ की बात करते हो तो विद्युत परिपथ जब तक आपका बंद होता है तभी तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जब विद्युत परिपथ खुला होता है तो क्या उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आप कहेंगे नहीं होती है। तो मेरे मित्र किसी भी सर्किट को या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को आप ऑफ और ऑन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, आप कहते हो सर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे मित्र कहीं पे आपको किसी भी बोर्ड से या किसी भी चीज से आपको अगर तार फैलाना है या आप कुछ और अटैच करना चाहते हो तो किसका इस्तेमाल करते हो, गुरुजी प्लग का। तो क्या प्लग और स्विच में आपको जूल के तापन नियम का कोई प्रयोग दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब मेरे मित्र आपका यहां पे है इलेक्ट्रिक आयरन, आप सभी कहेंगे सर बिल्कुल इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो क्या होगा, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करेगा, या हम कह सकते हैं जूल के तापन नियम पर कार्य करेगा। साथ में मेरे मित्र विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज, आप कहेंगे बिल्कुल कार्य करेगा सर, क्योंकि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे ही फ्यूज कार्य करता है, और इसी वजह से अगर फ्यूज में सर रेटिंग से अधिक धारा जाती है तो सर जो फ्यूज होता है वो हमारा गल जाता है। आपसे क्या सवाल करा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, आप सभी कहेंगे वैद्युत प्लग एवं स्विच जो है वो जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है, थर्मल ऊर्जा का मापन, अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हस्तांतरण, पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम गर्मी की बात करते हैं तो सीधे सीधे ये देख रहे होते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो हमारा कितना गर्म है। अब कोई वस्तु कितना गर्म है ये उसके ताप को बता रहा होता है, ना कि सर उसके उष्मीय ऊर्जा का करेक्ट वैल्यू बता रहा होता है। तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी हमसे जो सवाल करा जा रहा है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है, हम लोग कहेंगे थर्मल ऊर्जा के मापन से संदर्भित नहीं होती है, जबकि अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हस्तांतरण और पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण से संबंधित होती है। मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये थर्मोडायनामिक का मतलब क्या हुआ, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मागतिकी कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कई सारे छात्र परेशान रहते हैं कि थर्मोडायनामिक क्या है क्या नहीं है, तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग उष्मीय ऊर्जा का, या आप कह सकते हो कि भौतिकी की वह शाखा जहां पे हम लोग उष्मीय ऊर्जा का संबंध यांत्रिक ऊर्जा, या आप कह सकते हो कि जो विद्युत ऊर्जा है, इन सभी के साथ इसके संबंध का अध्ययन कर रहे होते हैं, तब मेरे मित्र हम लोग इसको क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। मतलब उष्मागतिकी में सर उष्मीय ऊर्जा का संबंध जो है वो यांत्रिक ऊर्जा या अन्य प्रकार के ऊर्जा से सर जोड़ करके देखा जाता है, और इसीलिए इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स यानी कि उष्मागतिकी कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि स्थिर अवस्था में उष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है, उष्मा प्रवाह नग्न हो, दो बॉडी के बीच तापांतर न हो, उष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो, या उष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो, बॉडी का तापमान समान दर से बढ़े। मेरे मित्र आपसे यह सवाल करा जा रहा है कि स्थिर अवस्था में उष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है, मान लीजिए कि कोई वस्तु आपका स्थिर अवस्था में है और सर ये पहले से गर्म है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसकी जो उष्मा होगी वो इतना में ही रहेगा, इसके आयतन के बराबर में ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर सर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और उसमें हम उष्मा प्रवाह की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर उष्मा प्रवाह की जो दर है वो स्थिर होगी, और जाहिर सी बात है कि समय बढ़ रहा है लेकिन उष्मा वहीं का वहीं है, तो हम ये कहेंगे कि उष्मा प्रवाह की दर समय पर आधारित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि उष्मागतिकी का शून्यमा नियम यह बताता है कि दो उष्मागतिकी प्रणाली सदैव एक दूसरे के उष्मा संतुलन में होते हैं। यदि दो प्रणाली उष्मा संतुलन में हो तो तीसरी प्रणाली भी उष्मा संतुलन में रहेगी। यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में नहीं है तो वे भी एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में नहीं होगी। जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होती है। अब यहां पे थर्मोडायनामिक्स अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सर उष्मीय ऊर्जा का संबंध यांत्रिक ऊर्जा से या किसी अन्य प्रकार के ऊर्जा से बताया जाएगा। अब यहां पे क्या है कि सर उष्मागतिकी का शून्यमा नियम,
तो पहला सवाल ये है कि सर ऊष्मागतिकी के थर्मोडायनामिक्स के कितने लॉ हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ऊष्मागतिकी के 4 लॉ हैं। कौन कौन सा? तो पहला है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी का 0वां नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी का 0वां नियम कहते हैं। दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरे मित्र ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको हम लोग ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या कहते हैं? सर ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। याद रखिएगा कि ये जो जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स है, यानी कि जो 0वां नियम है, ये क्या कहता है कि जब दो प्रणाली संतुलन में है तो तीसरा भी क्या होगा? आप कहेंगे सर संतुलन में होगा। अब मेरे मित्र फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि गुरुजी किसी भी प्रणाली का ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहेगा, मतलब ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। अब सेकेंड लॉ जो है वो क्या कहता है कि किसी भी प्रणाली की जो एंट्रोपी होगी, किसी भी प्रणाली की जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी? सर इंक्रीज करेगी। ध्यान में रखिएगा एंट्रोपी क्या होगा? तो आप सभी याद रखेंगे कि एंट्रोपी का मतलब होता है कि कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसमें जो उसकी फंक्शन है या जो रेंडमनेस है वो किस दर से हो रही है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी से संबंधित होगा, और इसमें यह बताया जाएगा कि एंट्रोपी जो है वो किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की इंक्रीज करेगी। जबकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर इसमें यह बताया गया है कि एंट्रोपी आपका क्या होगा? आप कहेंगे टेम्परेचर अगर 0 होगी तो सर एंट्रोपी भी 0 हो जाएगी। सवाल क्या पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है कि ऊष्मागतिकी का 0वां नियम यह बताता है। 0वां नियम क्या कह रहा है कि अगर दो प्रणाली हमारा ऊष्मा संतुलन में है तो तीसरा भी होगा। मेरे मित्र आपके चौथे ऑप्शन में क्या है कि जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वह एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है। कई बार मैंने आपको बताया। आप क्या कहेंगे? गुरुजी पहले घटता है और फिर बढ़ता है, तो इसमें कोई लाग लपेटा करना ही नहीं है। सही आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति। मेरे मित्र एंट्रोपी का मतलब क्या होता है कि सर जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो किस दर से बढ़ रही है या घट रही है। अब चूंकि ब्रह्मांड में ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो कणों की गतिज ऊर्जा होगी या ऊष्मा परिवर्तन होगी वो लगातार इंक्रीज करती रहेगी। तो इस केस में जो हमारा एंट्रोपी होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर जी अधिकतम होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा जा रहा है कि जिसका तापमान लिया जाता है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब जहां पे बहुत ज्यादा तापमान होता है तो सर उच्च तापमान के चलते हीट एनर्जी रेडिएशन के रूप में निकलती है, विकिरण के रूप में निकलती है। अब विकिरण को मापने के लिए हमारे पास क्या है? सर पायरोमीटर है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि जिसका तापमान लिया जाना है उसे बिना स्पर्श किए, तो बिना स्पर्श किए कैसे होगा चला? तो आप कहेंगे सर रेडिएशन से, क्योंकि रेडिएशन में ऊष्मा के गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे सर फिर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विकिरण और अवरक्त पायरोमीटर। याद रखिएगा। अब हम लोग यहां पे अगर पायरोमीटर की बात करें या फील्ड सिस्टम तापमापी की बात करें, पारद वाली ग्लास तापमापी की बात करें, उष्मा विद्युत पायरोमीटर की बात करें, ये सब क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे तापमापी का मतलब ही होता है तापमान को मापने वाला। ताप क्या है सर? मेरे मित्र जब हम लोग ताप की बात करते हैं तो सीधे सीधे ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु की जो उष्णता होती है, यानी कि कोई वस्तु कितना गर्म है और कोई भी वस्तु कितना शीतल है, बोले तो कितना ठंडा है, तो किसी भी वस्तु की उष्णता और शीतलता के माप को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर ताप कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर कहते हैं। अब ध्यान में रखिएगा कि इस टेम्परेचर को हम लोग कई तरीके से माप सकते हैं और हमारे पास कई तरीके के यंत्र मौजूद हैं, एज यू मीन थर्मामीटर। अब सवाल यह है कि सर जो तापमापी यानी कि थर्मामीटर होता है ये किस गुण के कारण किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को मेजर कर पाता है?
तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तापमापी में वैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है सर जो पदार्थ सर जिस पदार्थ का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उष्मा पर निर्भर करता है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? मेरे मित्र अगर आप किसी भी तरल पदार्थ को उष्मा दोगे तो वो क्या होगा? आप कहेंगे सर फैलना शुरू कर देगा। तो संभव है कि तरल का जो आयतन होगा वो बढ़ेगा। अगर आप किसी भी गैस को टेम्परेचर देते हो तो क्या होगा? आप कहेंगे सर उसमें प्रसार होगा। मेरे मित्र किसी विद्युत परिपथ के अगर आप टेम्परेचर को परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे सर प्रतिरोध हमारा जो है वो परिवर्तित होगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि सर किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उष्मा पर निर्भर करेगा उसका उपयोग हम लोग सर उष्णता और शीतलता को मापने के लिए करेंगे। और ये चीज कहां पे होगा सर यूज? आप कहेंगे सर तापमापी यानी कि थर्मामीटर में होगा। अब हमारे पास थर्मामीटर जो है वो बॉडी को टेम्परेचर का भी मेजरमेंट करता है, साथ ही साथ जो हमारा भट्ठी होता है उसका भी मेजरमेंट करता है, हमारे जो सर दिन का टेम्परेचर होता है वो भी मापा जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो टेम्परेचर आपका बॉडी के थ्रू मापा जाता है या वैसा थर्मामीटर जो आपके बॉडी का टेम्परेचर मापता है उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। और साथ ही साथ जिस थर्मामीटर का उपयोग लैब में किया जाता है उसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। और साथ ही साथ जो आपका थर्मामीटर मौसम विभाग के द्वारा उपयोग किया जाता है वो क्या होता है सर? मेट्रोलॉजिकल होता है। तो तापमापी में जिस लिक्विड का उपयोग करते हैं वो हमारा अल्कोहल भी हो सकता है, सॉरी पारा भी हो सकता है, साथ ही साथ क्या हो सकता है सर? अन्य तरल भी हो सकते हैं, प्लेटिनम भी हो सकता है। इन सभी का हम लोग क्या करते हैं सर? तापमापी पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। यहां पे जो कहा जा रहा है फील्ड सिस्टम तापमापी, तो फील्ड सिस्टम तापमापी का मतलब क्या हुआ? वैसा थर्मामीटर जिसमें क्या हो सर? कोई ना कोई चीज भरा हो, चाहे वो लिक्विड के रूप में हो या किसी अन्य पदार्थ के रूप में हो। पारद वाली आप कहेंगे पारा वाला थर्मामीटर जो पहले के जमाने में चलता था अभी भी चल रहा है सर। साथ ही उष्मा विद्युत पायरोमीटर, तो मेरे मित्र ये पायरोमीटर का ही प्रकार है जो उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही सरल सा सवाल कि एक उष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाता है? समदाब, सममितीय, रुद्धोष्म, समदेशिक। तो याद रखिएगा समदेशिक तो कुछ होता नहीं है। अब ये जो समदाब, सममितीय और रुद्धोष्म है तो आपको सीधे पकड़ लेना है क्या कि सर सममितीय कहा जाएगा तो आयतन स्थिर होगा, सममितीय कहा जाएगा तो क्या होगा? आयतन हमारा स्थिर होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे सर? वो उष्मागतिकी प्रणाली का सममितीय सिस्टम होगा। अगर दाब स्थिर है तो आप सभी याद रखिएगा सम का मतलब ही होता है सर समान, तो समान दाब क्या कहोगे कि सर जो दाब होगा उस उष्मागतिकी प्रणाली का वो पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा। अब बात रही रुद्धोष्म, तो मेरे मित्र कई बार सवाल पूछा जाता है कि रुद्धोष्म प्रक्रिया का निम्नलिखित में से उदाहरण है, और आप सभी फंसते हुए नजर आते हैं, जबकि कॉमन सी चीज है। आप लोगों ने साइकिल चलाया होगा, साइकिल का जो टायर फटता है वो सर किसका उदाहरण है? रुद्धोष्म अभिक्रिया का उदाहरण है, या आप कह सकते हो रुद्धोष्म प्रणाली का उदाहरण है। क्या होता है सर इसमें? तो सर रुद्धोष्म सिस्टम में सर जो हमारा तंत्र होता है ना तो वो बाहर से ऊर्जा ले पाती है और ना ही अंदर से ऊर्जा दे पाती है। तो मेरे मित्र ऐसा उष्मागतिकी प्रणाली जिसमें ऊर्जा ना तो बाहर से आए और ना ही अंदर से जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारा वो प्रक्रम होगा वो क्या होगा? आप सभी याद रखना एडिबेटिक यानी कि रुद्धोष्म होगा। और साइकिल के टायर का फटना किसका उदाहरण है? आप सभी कहेंगे सर रुद्धोष्म उष्मागतिकी प्रणाली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि दाब व आयतन का गुणनफल पीवी तथा आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को क्या कहते हैं? मेरे मित्र इसी को हम इंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंथैल्पी कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, H इक्वल टू ई प्लस पी भी होता है। मेरे मित्र E क्या है? तो आप ध्यान में रखेंगे इसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। किसका? थर्मोडायनामिक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। P क्या है? प्रेशर है। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? चला वॉल्यूम। तो जो सवाल आपसे कहा जा रहा है कि दाब व आयतन का गुणनफल, तो P इंटू V, और आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा को U से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी हम E बोले तो आप इसको U भी कह सकते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी H इक्वल टू यू प्लस पी भी हो जाएगा या फिर H इक्वल टू हमारा E प्लस पी भी होगा? बतवा तो बराबर है। क्या कहते हैं इसको? आप कहेंगे सर इंथैल्पी कहते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि उष्णता हीट से संबंधित भौतिक
भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, अभी जस्ट बताएं, क्या कहोगे गुरुजी? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो इसमें सर कोई लाग लपेटा की बात ही नहीं है, मन में आएगा ऑप्टिक्स, तो चला इसी को हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। और नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि प्रकाशिकी में हमें क्या करना है। मेरे मित्र एकॉस्टिक्स की बात की जाएगी तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान हमारा एकॉस्टिक कहलाएगा, जिसमें हम लोग तरंग वेग के बारे में स्टडी करते हैं। रिलेटिविटी, सापेक्षता, रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया, कमेंट करके जरूर बता देना। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 13, उष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? मेरे मित्र कोई भी नियम हो उष्मागतिकी का, क्या आपसे नहीं होगा? क्या आपसे नहीं होगा? आप जरा सा गौर फरमाना इस जगह पे, जरा सा गौर फरमाना इस जगह पे मेरे मित्र। यहां पे मैंने आपको क्या बताया है, सुनमा नियम बोलेगा, आप कहेंगे सर इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर दो प्रणाली हमारा संतुलन में है तो तीसरा भी संतुलन में होगा। फर्स्ट लॉ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है, सेकेंड लॉ एंट्रोपी से संबंधित है, किसमें? तो सर एंट्रोपी बढ़ेगी। थर्ड लॉ आप कहेंगे एंट्रोपी जीरो होगी। क्या पूछा जा रहा है सवाल? चला सवाल पूछा जा रहा है आपसे, सवाल पूछा जा रहा है कि उष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? क्या कहोगे कि गुरुजी अभी ना बताए हैं, प्रथम नियम को हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जानते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि डैश का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्या कहेंगे कि गुरुजी थर्मोस्टेट का उपयोग जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, जबकि रेक्टिफायर क्या करता है? आप सभी कहेंगे सर ये धारा को बदलता है, यानी कि एसी से डीसी में बदलता है। मेरे मित्र ट्रांसफार्मर, तो आप सभी कहते हैं सर एसी करंट को एक ही परिपथ से कई सारे परिपथों में क्या करता है? भेजता है। विभव नियंत्रक क्या होगा? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक सर्किट की जो पोटेंशियल को रेगुलेट कर रहा होगा उसको हम लोग विभव नियंत्रक कहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 की एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच क्या होगा यदि ताप परिवर्तन टी दिया गया है? तो मेरे मित्र जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो ताप परिवर्तन और उष्मा क्षमता का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, यहां पे सर सीबी इंटू डेल टी, यहां पे सीपी बटा सीबी इंटू डेल टी, यहां पे सीबी बटा सीपी और आपका है सीपी इंटू सर डेल टी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो उष्मा क्षमता और साथ ही साथ जो ताप है उसका सर गुणनफल के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि उष्मा संतुलन क्या है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, उष्मा संतुलन का मतलब क्या हुआ? जितनी उष्मा ऊर्जा आ रही है और जितना निकल रहा है दोनों बराबर है, मतलब सर उष्मा संतुलन है। तो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है सूर्य से उत्सर्जित उष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित उष्मा के बीच संतुलन। नहीं, सूर्य से जो उष्मा आती है उसमें से कुछ उष्मा की मात्रा सर पृथ्वी के द्वारा रिटर्न भी जाती है। तो जितना आ रही है और अगर उतना ही निकल रहा है सर, तो सर हम उष्मा संतुलन की स्थिति कहेंगे। अगर उतना नहीं हो रहा है तो फिर उष्मा संतुलन नहीं है। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन तो ना होगा। सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन का मतलब हुआ कि सूर्य से जो एनर्जी आएगी वो रेडिएट करते हुए आएगी। अगला है कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित उष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली उष्मा के बीच संतुलन हमारा क्या होगा? चला उष्मा संतुलन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि उष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? मेरे मित्र मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बेहतर तरीके से बताया है और ये क्वेश्चन मैं आप सबों को होमवर्क के रूप में छोड़ता जा रहा हूं। सही आंसर क्या होगा? अगर आप इस सेशन को पूरे ध्यान से देखे होंगे तो मेरे मित्र यहां पे आकर के इस क्वेश्चन का आप सही आंसर 100% कर सकते हैं। साथ ही आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी भर्ती परीक्षा के लिए सर एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बचे हुए समय में अपने साइंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। ध्यान में रखिएगा कि इसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इन दोनों का ही आपको कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपका थ्योरी विथ न्यूमेरिकल होगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा ये आपको कोर्स कहां मिलेगा? सर द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।